हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा ग्रामीण विकास का पाठ चल रहा था उसमें हमने कल विधायक आदर्श ग्राम योजना और श्रद्धांजलि योजना ये सब पाठ हमने कल की क्लास में देख लिया था। अगर आप ग्रामीण विकास के सिलेबस को देखेंगे तो हमारा केवल 2 टॉपिक उसमें बचा है। एक है सूचना का अधिकार अधिनियम और एक है बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट। और सेम बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट आजीविका में भी है, तो हम बैंकिंग वाला जो पार्ट है उसको आजीविका में एक साथ कंप्लीट करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ जो है आजीविका वाले में कर लेंगे। तो आप ये सोच लीजिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो हमारा ग्रामीण विकास का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हमारा ग्रामीण विकास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये मैंने आपको 2017 में भी ईडीओ के जब क्लास लिया था तब भी पढ़ाया था। इसके अलावा अभी मैंने जब मेंस की क्लास ली थी सूचना का अधिकार अधिनियम मैंने उसमें भी पढ़ाया था। तो 2017 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ाया था और जो मेंस में पढ़ाया था उसमें केवल अंतर इतना था कि जो 2017 में जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते थे उनके पद की शर्तें अलग होती थी, यानी और 2000 अभी जब मैं मेंस के लिए पढ़ाया तो 2018-19 में कुछ उसमें अपडेट हुआ था कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद से रिलेटेड, तो केवल वही अपडेट है। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2017 में था वही सेम टू सेम जो है अभी भी है, केवल जो चेंज हुआ है उसको मैंने मेंस की क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। तो ये जो मैं आपको सामने यहाँ पर बोल रहा हूँ केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं सूचना के अधिकार अधिनियम को फिर से यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। जो मेंस का वीडियो था अपडेटेड वीडियो, मैं ये 2 मिनट केवल आपको समझा रहा हूँ। इसी वीडियो के एंड में मैं सूचना के अधिकार अधिनियम जो मैंने मेंस में पढ़ाया है वो अपडेटेड वीडियो को इसमें ऐड कर दूंगा। तो आप जो मैंने मेंस में पढ़ाया वो सूचना के अधिकार अधिनियम को आप देख लीजिएगा। क्लियर है? और उसके अलावा जो 2017 में मैंने आपको पढ़ाया था उसके भी वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं फिर से अगर सूचना के अधिकार अधिनियम को रिपीट पढ़ाऊंगा तो 4 से 5 क्लास लेगा ही, ठीक है? तो वो हमारा समय जाया ना हो, तो उससे क्या करेंगे हम अगली क्लास से आजीविका को स्टार्ट कर लेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम क्योंकि मैं पढ़ाया हूं, अपडेटेड भी चीज पढ़ाया हूं और पुरानी चीज भी है, तो आप अपडेटेड वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा और पुराने जाके फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? तो उसको भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप केवल बस क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। और अपडेट क्या हुआ है, बस आप पुराने वीडियो से क्या नहीं देखेंगे कि केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, क्या पद की शर्तें हैं, राज्य सूचना आयुक्त के पद की शर्तें क्या हैं, ये सब वाला पार्ट पुराने वीडियो से आप नहीं देखेगा। वो जो मैं अपडेटेड वीडियो अभी ऐड करूंगा उससे देख लीजिएगा। क्लियर है? तो फिर से हम इसकी क्लास को पूरा कवर नहीं करके मैं जो वीडियो में पहले ही अपडेट बना चुका हूं वो वीडियो मैं इसमें जोड़ रहा हूं, आप वो देखेगा। इसके साथ ही सीजी हिस्ट्री का भी पेड कोर्स जैसे मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था उसका भी एक डेमो वीडियो मैंने कुछ देर पहले यूट्यूब में अपलोड किया है, आप वो डेमो वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको सीजी हिस्ट्री का कोर्स लेना है तो 500 उसकी फीस है, कैसे लेना है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, पूरा उसके वीडियो में लिखा हुआ आएगा, आप उसको देख सकते हैं। और जितने भी सीजीपीएससी में अभी भी जितने डीप से डीप क्वेश्चन आ रहे हैं या व्यापम में भी डीप से डीप क्वेश्चन आ गया, पूरी चीज वो वीडियो में यानी जो कोर्स है सीजी हिस्ट्री का उसमें कवर है। अगर आपको लेना हो कोर्स तो उसका भी जो डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। क्लियर है? तो अब मैं जो है अब इसमें ऐड करने वाला हूं जो हमारा अपडेटेड वीडियो सूचना के अधिकार अधिनियम, उसको मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा। अब आप वो देखेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी लिंक में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो भी जो पसंद आएगा, अगर जो अपडेटेड वीडियो मैंने मेंस के लिए बनाया था वो भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में सीधा आजीविका के साथ, और अब आपका जो चलेगा वो है अपडेटेड वीडियो जो मैंने मेंस में पढ़ाया था। क्लियर है? आज की क्लास में हम जो पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। पिछले बार के पीएससी में मेंस में जो है 8 नंबर से इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती, यानी किस किस सूचना को देने में छूट है। या 8 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, टोटल अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो टोटल 31 धाराएं जो है 31 जो है यहाँ पर धारा आपके इस अधिनियम में है।
लेकिन कई सारी धाराएं ऐसी है जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं रखती, महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस अधिनियम को जो है हम एक विशेष तौर पर जो है क्वेश्चन आंसर पैटर्न में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस अधिनियम से बन सकते हैं, और अभी तक एमपीपीएससी में भी जितने क्वेश्चन इस अधिनियम से पूछे गए वो भी कवर करेंगे हम साथ में, और साथ ही साथ जो है कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अधिनियम के उद्देश्य देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण धाराओं के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है वो देखेंगे, इस अधिनियम की विशेषता क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, राज्य सूचना आयोग क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती, वो पार्ट कवर करते हुए जो सरकार ने हालिया में जो है 2018-19 में इस अधिनियम में क्या संशोधन किया है, इस अधिनियम की क्या उपलब्धि है, और अंत में इस अधिनियम के अंतर्गत क्या इसके मतलब क्या क्या चुनौतियां इस अधिनियम के सामने, क्यों ये अधिनियम अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, ये सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं टोटल 6 अध्याय और टोटल 31 धाराएं 31 धाराएं इसके अंतर्गत आती है। ये अधिनियम जो है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को हस्ताक्षर किए थे, और जो है इस अधिनियम में हस्ताक्षर करते ही जो है उसी दिन से कुछ धाराएं इस अधिनियम की लागू कर दी गई। लेकिन पूरा अधिनियम अगर बात करें तो पूरा अधिनियम जो लागू हुआ है वो हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से। कुछ धाराएं लागू हो गई थी 15 जून 2005 को, और बाकी पूरा अधिनियम जो लागू हुआ है वो हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को पूरा अधिनियम लागू कर दिया गया। अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की धारा नंबर 1 जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं, धारा नंबर 1 प्रारंभिक होती है जिसके अंतर्गत इस अधिनियम का नाम बताया जाता है, यह अधिनियम कहां कहां लागू है वो बताया जाता है। तो इस अधिनियम की धारा नंबर 1 में यही बताया गया कि अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 होगा। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू होगा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी पूरे भारत का जो संविधान है वो पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। धारा 370 के जो उसमें कुछ प्रावधान को चेंज किया गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी अधिनियम पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस अधिनियम को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना। नागरिकों को उसको जो भी अधिकार है उसको अधिकार से संपन्न बनाना पहला उद्देश्य है इस अधिनियम का। दूसरा है सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। अगर हम सरकार से जो भी सरकार काम कर रही है, सरकार अपने जो जनता का पैसा उसका यूज कहां कर रही है, ये सब जानकारी हमको इस अधिनियम के तहत हम मांग सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार क्योंकि सरकार को भी पता है कि उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है, तो सरकार अपने जो काम है उसको पारदर्शिता से करेगी और सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ेगा कि वो अच्छे से काम करे। वरना जनता को जब पता रहेगा, अगर आरटीआई से जनता ने जानकारी निकलवा ली और उनको पता है कि सरकार ने ठीक तरीके से पैसा यूज नहीं किया है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, तो अगली बार सरकार गिरने के समक्ष चुनौती आ जाती है। क्लियर है? तो तीसरा है भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र का सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना। अगर आरटीआई से हम जानकारी निकाल सकते हैं तो आरटीआई से जानकारी निकालेगा तो भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत कमी आएगी इससे, और जो है सरकार का उत्तरदायित्व मतलब बढ़ेगा कि वो जनता के प्रति अच्छे काम करे, वरना अगली बार जो उसको वोट नहीं मिलेगा, तो यानी लोकतंत्र की पावर भी जो है इस अधिनियम के तहत बढ़ती है। क्लियर है? तो ये इस अधिनियम के 3 उद्देश्य। आप इसको चौथा पॉइंट जो यहाँ तथा करके लोकतंत्र को सही अर्थों में लिखा, आप उसको चौथे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो हमने ये उद्देश्य बताया, आपको यही उद्देश्य लिखना है कि नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, दूसरा जो है सरकार के उत्तरदायित्व को बढ़ाना, तीसरा है भ्रष्टाचार को कम करना और लोकतंत्र के सही अर्थों में उसके मायने को बढ़ाना। तो ये 3 उद्देश्य आप इसको 4 पॉइंट में डिवाइड करके 2 नंबर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। तो 2 नंबर में इससे क्वेश्चन बन सकता है सूचना के अधिकार अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला देखते हैं हम, जैसे कि इसका नाम ही है सूचना का अधिकार अधिनियम, तो 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना किसको बोला गया है, यानी सूचना का अर्थ क्या है। तो इस जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, जो भी अधिनियम में आपने परिभाषा पढ़ते हैं
परिभाषा हमेशा धारा नंबर 2 में होती है। तो इस अधिनियम की भी धारा नंबर 2 में जो है सूचना की परिभाषा को बताया गया है। तो क्या क्या सूचना के अंतर्गत रखा गया वो देखते हैं। किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री सूचना है, किसी भी स्वरूप में आप कोई भी सामग्री की मांग कर रहे हैं वो इस सूचना के अंतर्गत आता है। दूसरा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट, आंकड़े सभी शामिल है। यानी किसी भी प्रकार का जो सरकारी काम हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी धारित, अगर आप ईमेल में जो बातचीत हुई है सरकार की तरफ से किसी अन्य लोगों से ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, कोई ज्ञापन निकालते हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, विज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं, परिपत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट मांग सकते हैं, कुछ भी आंकड़े मांग सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आंकड़े हैं आप सभी इसके अंतर्गत सूचना के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा है, इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे तत्समय लोक प्राधिकारी किसी कानून के तहत प्राप्त कर सकता है। कोई भी क्या होता है, कोई जो मुख्य रूप से ये अधिनियम जो सरकारी लोगों के अंतर्गत आता है, सरकारी निकायों के अंतर्गत को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता है। लेकिन जो निजी निकाय होते हैं, जो हमारे देश में बहुत सारे कानून प्रचलित है, तो किसी कानून के तहत क्या होता है, जो हमारे लोक प्राधिकारी होते हैं, अब भी मैं डिटेल में बताता हूं लोक प्राधिकारी क्या है। लोक प्राधिकारी जो होते हैं वो निजी क्षेत्रों की भी डाटा को एकत्रित करके रखते हैं। जो जो सूचना हमको कानून के तहत, इस कानून ने बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पहले से भी प्रचलित है, उस कानून के तहत निजी क्षेत्रों को भी अपनी कुछ जानकारी देनी पड़ती है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कार्यालयों को। तो अगर वो जो जानकारी निजी क्षेत्र से सरकारी कार्यालय मांग सकते हैं, आप जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उस सरकारी कार्यालय से किसी भी निजी निकाय के भी आप जो है डाटा मांग सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकारी कार्यालय निजी क्षेत्र से जो आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं या निजी क्षेत्र से जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, निजी निकाय से जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, आप सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उस निजी निकाय के उस आंकड़े को भी मांग सकते हैं। क्लियर है? तो इस अधिनियम के धारा 2 में ये सूचना की परिभाषा के अंतर्गत 3 चीजें सम्मिलित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लोक प्राधिकारी। तो लोक प्राधिकारी संविधान के तहत कोई भी स्थापित निकाय, विधानमंडल द्वारा जो है कानून बनाकर स्थापित निकाय, संसद द्वारा कानून बनाकर स्थापित निकाय, या ऐसा कोई भी निकाय या कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा स्थापित की गई है, चाहे वो संविधान के तहत की गई हो या अधिसूचना जारी करके की गई हो, तो वो सभी संस्थाएं लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? यानी कोई भी आप बोल सकते हैं संविधान द्वारा अगर किसी निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, या संसद या विधानमंडल अधिसूचना जारी करके कोई निकाय की स्थापना करते हैं, या कोई विधि बनाकर किसी निकाय की स्थापना की जाती है, या कोई भी सरकारी कार्यालय जो या सरकारी संस्था जो है वो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो भी निकाय, चाहे वो निजी निकाय क्यों ना हो यानी अशासकीय निकाय क्यों ना हो, और वो कभी ना कभी गवर्नमेंट से जो है अनुदान प्राप्त किया है, वो भी इस लोक प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? यानी सरकारी संस्थाएं या सरकार से सहायता प्राप्त सभी संस्थाएं लोक प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो यही है लोक प्राधिकारी का भी जो है धारा नंबर 2 के अंतर्गत ही बताया गया है। अब हम यहाँ पर जो पार्ट कवर कर रहे हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मानवों के क्या अधिकार हैं वो बताइए। तो सबसे पहला अधिकार है नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उसके पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। यानी लोक प्राधिकारी यानी जैसे मैंने बताया किसी भी सरकारी संस्था से आपको जाकर कुछ सूचना प्राप्त करना है, तो वो सरकारी संस्था के पास जो भी सूचना उपलब्ध है या उस सरकारी संस्था के नियंत्रण में है, वो सभी सूचना मांगने का आपका हक है, हर नागरिक का हक है। सेकंड है, इस अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नहीं है। इसके अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। यानी इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपने कोई डाटा की मांग की, कुछ आंकड़े मांगे, ठीक है, वो आंकड़े मांगे और जो लोक प्राधिकारी यानी संस्था के पास वो आंकड़े जिस रूप में उपस्थित है उसी रूप में वो आपको दे देगा। ऐसा नहीं कि वो उसकी व्याख्या करेगा कि उसको डिटेल में आपको पूरा बताएगा, उसके पास जिस रूप में उपस्थित है वो उसी रूप में आपको देगा।
ऐसा नहीं कि आप उसमें मांग करें कि आप इसकी व्याख्या करके दें या कुछ डिटेल और करके दे, तो वो जिस रूप में उसके पास मौजूद है वो उसी रूप में देगा। अगर उसके पास व्याख्या में मौजूद नहीं है तो व्याख्या के रूप में नहीं देगा, आप उसकी मांग नहीं कर सकते। तो अगर आपको समस्याएं हो रही है कि वो इस रूप में हमको सूचना दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते। उसके केवल इतना अधिकार है कि आप जो सूचना मांगे उसके पास जो सूचना जिस रूप में मौजूद है वो उस रूप में आपको उपस्थित करवाएगा या उपलब्ध करवाएगा। अगला है, अधिनियम नागरिकों को संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अगर मान लीजिए जो हमारे सांसद हैं या विधायक हैं, उनके पास जितना अधिकार है कि जिस कार्यालय से, सरकारी कार्यालय या जो भी लोक प्राधिकारी से जहां तक सूचना मांग सकते हैं, तो वही सूचना आप भी मांग सकते हैं। यानी विधायकों और सांसदों को किसी लोक प्राधिकारी से जितनी सूचना मिल सकती है उतनी ही सूचना किसी नागरिकों को भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा सूचना मिलेगी, आपको कम सूचना मिलेगी। यानी जितना हक किसी सांसद या विधायक का है किसी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का, उतना ही हक किसी आम नागरिक का भी है। ठीक है, तो जितनी सूचना विधायकों और सांसदों को मिल सकती है उतनी ही सूचना आपको भी मिल सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। क्लियर है? तो यही है नागरिकों के अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं कि आरटीआई में शुल्क संबंधी क्या प्रावधान है। आपसे पूछा जा सकता है सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क संबंधित प्रावधानों को बताइए। तो इसमें है, सबसे पहले अगर इसमें आपको सूचना करनी है तो हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी संस्था में एक जन सूचना अधिकारी होता है। उस जन सूचना अधिकारी के पास आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन का कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है कि आपको इस फॉर्मेट में ही आवेदन करना है। आपको एक खाली कागज में या जिसमें आपका हो सकता है कोई कभी खाली कागज में आपको जो भी सूचना प्राप्त करना उसका एक आवेदन लिखे। उसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। जो उस विभाग का जन सूचना अधिकारी होगा, उस संस्था का जन सूचना अधिकारी होगा, उसके नाम पर आपको जो है, आपको सिर्फ जन सूचना अधिकारी से हम ये सूचना मांगना चाहते हैं, एक निश्चित आपको एक आवेदन बनाना है। उस आवेदन में जो है उसका आवेदन शुल्क होगा 10 रुपए। उसमें आपको 10 रुपए का या तो बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना है, या पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है, या नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर संलग्न करना है, या ट्रेजरी चालान उसमें संलग्न करना है, या नगद भी आप 10 रुपए दे सकते हैं। यानी आपका मुख्य रूप से जो आवेदन शुल्क है वो 10 रुपए है। अगर जो भी बीपीएल है, बीपीएल जो है उनको जो है किसी प्रकार का आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल अपना जो बीपीएल का कार्ड बनता है कि उसको एक प्रमाण देना पड़ेगा कि वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका अगर वो प्रमाण वहां पे उपस्थित कर रहा है तो उसको सभी सूचना जो है निःशुल्क रूप में मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का पैसे उनको नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए आवेदन मुफ्त है। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी सूचनाएं उनको प्राप्त होगी वो निःशुल्क प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क 10 रुपए आपको देना पड़ेगा। जो बीपीएल नहीं है उनके लिए, बीपीएल के लिए मुफ्त है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है A3 या A4 साइज के पेपर की फोटो स्टेट के लिए 2 रुपए पर पृष्ठ लगेगा। यानी आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद सूचना लेना है, तो मान लीजिए वो 10 पेज है उनकी सूचना, तो आपको पर पेज के हिसाब से अगर आपको A3 या A4 साइज पेपर में आपको वो सूचना लेनी है तो 2 रुपए पर पृष्ठ के हिसाब से आपको वहां पर भुगतान करना पड़ेगा। ये भी भुगतान आप जितने भी हमने बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ट्रेजरी चालान या नगद आप देना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? इसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपको A3 या A4 साइज छोड़कर किसी और साइज के पेपर में वो सूचना चाहिए, तो उसके वहां पर उस पेपर का जो वास्तविक मूल्य होगा उतना आपको वहां पर चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको मान लीजिए जो सूचना है वो सीडी में चाहिए, तो सीडी में चाहिए तो आपको 50 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, फिर आपको सूचना सीडी में मिल जाएगी। तो ये है आरटीआई में शुल्क संबंधित प्रावधान कि जन सूचना अधिकारी के पास आप एक आवेदन जमा करेंगे। आवेदन जमा करने के समय आपको आवेदन शुल्क 10 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल है तो आपको वहां पे गरीबी रेखा का अपना जो भी है एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बीपीएल धारण बीपीएल है, या कोई लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य में भी आ रहे हैं, वो क्या करते हैं जब आवेदन करते हैं तो 10 रुपए का चाहिए आवेदन शुल्क नहीं पटाते, या कई बार होता है कि अगर वो बीपीएल है तो बीपीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते आवेदन के साथ, तो ऐसी स्थिति में वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनको सूचना नहीं दी जाएगी। क्लियर है? वो आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई अपील नहीं होगी।
तो यहां तक हमने जो है आरटीआई में शुल्क संबंधी प्रावधानों को कवर किया है। अब हम आगे देखेंगे कि जब ये आवेदन जन सूचना अधिकारी के पास आएगा तो जन सूचना अधिकारी के क्या अधिकार है, उसको कितने दिन में सूचना दी जानी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, फिर राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के बाद इस अधिनियम के जो जो मुख्य समस्याएं हैं वो पार्ट को हम कवर करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपको कोई भी सूचना प्राप्त करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी सूचना को प्राप्त करना है तो जैसे मैंने बताया कि आपको जो है एक आवेदन लिखना पड़ेगा और उसमें 10 रुपए का शुल्क का जो है ड्राफ्ट या जो भी मैंने प्रोसेस बताया वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप वो आवेदन जो है इस जन सूचना अधिकारी के पास सबमिट करेंगे। अब ये जो जन सूचना अधिकारी, हर संस्था में एक जन सूचना अधिकारी होता है। ये जन सूचना अधिकारी जो है वो आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जो है उस सूचना को जिसने आपने मांगा उस सूचना को आपको उपलब्ध कराएगा। अगर उसको लगता है कि ये सूचना जो है आपको नहीं दी जानी चाहिए या नहीं दे सकता या कुछ कारणवश वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराता है तो आपको जो है वो एक लेटर वापस भेजेगा कि हम जो है इस अधिनियम की फलाना धारा के अंतर्गत ये सूचना आपको उपलब्ध नहीं करा पाते, या इसने जो है तय समय के भीतर आपको सूचना उपलब्ध करा दी लेकिन आप जो उसने जो सूचना उपलब्ध कराई है आप उससे जो है संतुष्ट नहीं है तो आप इसके बाद जो है प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सूचना जो है किसी के प्राण से संबंधित है, जीवन से संबंधित है या उसके स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो सूचना जो है आपको ये जन सूचना अधिकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाती है सूचना, लेकिन किसी की स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित कोई मामला होता है तो 48 घंटे के भीतर वो आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। अगर मान लीजिए जो जन सूचना अधिकारी आपको सूचना उपलब्ध करा रहा है आप उससे संतुष्ट नहीं है या आपको वो सूचना उपलब्ध कराने से मना कर देता है या तय समय सीमा 30 दिन के भीतर आपको कुछ रिप्लाई नहीं करता, कोई भी सूचना नहीं देता, तो इसका मतलब ये समझ लिया जाएगा कि वो सूचना का अधिकारी जो है आपको कोई भी सूचना देना नहीं चाह रहा है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में जो है आपके 30 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, अगर वो आपको कोई सूचना नहीं देता है तो जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होते हैं आप जो है प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसने आपको जो सूचना उपलब्ध कराई है, ठीक है, उससे आप संतुष्ट नहीं है या वो सूचना उपलब्ध कराने से मना कर देता है तो जिस दिन आपको उसका लेटर प्राप्त होगा जिसमें वो सूचना से संबंधित प्रावधान जो आपको बताया है उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आप या उसको आप अपील करना चाहते हैं तो उस लेटर प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जो है वो जो आपको जो सूचना उपलब्ध कराया है उसको लेटर में उपलब्ध कराएगा। अगर आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर या उसने सूचना देने से मना कर दिया तो वो भी लेटर में लिख के दिया है तो उसके 30 दिनों के भीतर जो है आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। तो जैसे आप पहली बार अगर कुछ सूचना प्राप्त करना हो रहा था तो आप 10 रुपए का भुगतान कर रहे थे। ठीक है, 10 रुपए आपको जमा करना पड़ रहा था आवेदन शुल्क के ऊपर। उसके बाद अगर जो सूचना मिल रही है पर पेज आपको 2 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा था। ठीक है, सीडी में चाहिए तो 50 रुपए का अवलोकन करना है तो वो अलग प्रोसेस है। तो अगर आपको जो है अगर अपील करना है प्रथम अपील अधिकारी के पास तो उसके लेटर प्राप्त होने के जन सूचना अधिकारी के 30 दिनों के भीतर आप जो है प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं अगर आप जो सूचना दी उससे संतुष्ट नहीं है या उसने कोई सूचना नहीं दी है। तो प्रथम अपीली अधिकारी के पास आपको 50 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ेगा। वही ड्राफ्ट के रूप में, चालान के रूप में जो भी है आपको 50 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल है तो ये भी निःशुल्क रहेगा। तो 50 रुपए का आप यहाँ पर शुल्क जमा करेंगे। प्रथम अपीली अधिकारी जैसे ही आवेदन प्राप्त करेगा उस आवेदन को प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर आपको सूचना उपलब्ध करवाएगा। यानी यहाँ पर अब वो ये सूचना उपलब्ध कराएगा जो आपने सूचना मांगी थी। आप अपील करेंगे कि हम इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, हमको जो हमने मांगा वो हमको मिला नहीं या उसने सूचना देने से ही मना कर दिया। तो जो प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन के भीतर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान यहाँ पर करेगा। अगर यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी
सूचना देने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि आपका प्रोसेस था, आपको तो सूचना जन सूचना अधिकारी से ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसने देने से मना कर दिया, कुछ दिक्कत आई, तो अगर प्रथम अपील अधिकारी वो सूचना देने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो निःशुल्क मिलेंगे। क्योंकि 2 रुपए पर पेज तब लग रहा था जब जन सूचना अधिकारी के पास था, लेकिन जन सूचना अधिकारी ने आपको वो सूचना देने से मना कर दिया, तभी तो आप प्रथम अपील अधिकारी के पास गए। तो प्रथम अपील अधिकारी अगर वो सूचना देने के लिए राजी हो जाता है तो आपको वो सारी सूचना निःशुल्क में मिलेगी, क्योंकि वो आपका काम था वो यही हो जाना चाहिए था, आपने जबरदस्ती आपको यहां तक खींचा गया है। ठीक है, निःशुल्क यहाँ पर सूचना मिलेगी। तो जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर, जैसे उसको आवेदन प्राप्त होगा उसके 30 दिन के भीतर आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको खोजने में टाइम लग सकता है तो इसमें 15 दिन और एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, यानी 45 दिन के भीतर तो आपको सूचना मिल ही जाएगी। लेकिन मान लीजिए प्रथम अपीली अधिकारी भी वो सूचना देने से मना कर देता है, या उसने जो सूचना दी है उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, तब आप कहां अपील कर सकते हैं? आप प्रथम अपीली अधिकारी जिस दिन आपको आवेदन देगा जिसमें सूचना दी गई है, सूचना देने से मना कर दिया गया है, उस आवेदन प्राप्त होने के जो है आपको मुख्य रूप से जैसे आवेदन प्राप्त होगा उस आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर जो है आप द्वितीय अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, यानी द्वितीय अपील कर सकते हैं। ये द्वितीय अपील, अगर आपने राज्य से रिलेटेड कोई सूचना मांगी है तो ये द्वितीय अपील आप राज्य सूचना आयुक्त के पास करेंगे। अगर आपने केंद्र से रिलेटेड कुछ सूचना मांगी है तो ये द्वितीय अपील आपको केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास करना पड़ेगा। क्लियर है? तो द्वितीय अपील जो है आप प्रथम अपील अधिकारी के से जो सूचना प्राप्त होती है उसके 30 दिन के भीतर 90 दिन के भीतर आप द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अब द्वितीय अपील अधिकारी के पास जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगी तो 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी उस पर निर्णय लेगा और उस सूचना को आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा जो सूचना आपने मांगी है। अगर उसको लगता है कि यह सूचना देना उपयुक्त नहीं है, यह हमारे जो है धारा नंबर 8-9 के अंतर्गत क्या सूचना नहीं दी जा सकती उसके अंतर्गत आता है, तो ऐसे में ये आपको लेटर लिखकर मना कर देगा कि यह सूचना गोपनीय है, आपको इसके अंतर्गत सूचना नहीं मिल सकती। ठीक है, तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। अगर इसने रिजेक्ट कर दी तो इसके ऊपर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, वहीं पर आपका जो भी आपने मांगी हो जानकारी जितना, अगर वो देने योग्य नहीं है तो ये देने से मना कर सकता है, और अगर देने योग्य है तो ये तुरंत आपको जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 दिन के भीतर जो है आपको वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा देगा जो सूचना आपने मांगी है। उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते अगर आप उस सूचना से भी संतुष्ट नहीं या ये सूचना देने से मना कर दे। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस है। हाँ, एक चीज और कि जैसे आपको प्रथम अपील करते समय 50 रुपए का यहाँ पर शुल्क देना पड़ रहा है, द्वितीय अपील करते समय आपको 100 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बीपीएल है तो वो निःशुल्क रहेगा, और जो सूचना भी यहां से भी हमको प्राप्त होगी उसको वो भी निःशुल्क प्राप्त होगी, कोई हमको शुल्क उसका नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? बस हमको जो 2 रुपए पर पेज या 50 रुपए पर सीडी ये सब लग रहा है वो जन सूचना अधिकारी से लग रहा है। अगर उससे नीचे हम ऊपर और स्तर में आते हैं प्रथम अपील या द्वितीय अपील तो वहां पर हमको निःशुल्क सूचना मिलेगी। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस है किसी भी जन सूचना अधिकारी से सूचना को प्राप्त करने का और आपकी अपील करने का। अब हम इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और ये पूरा जो पार्ट है ये धारा नंबर 7 में बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो हमने पढ़ा है ये धारा नंबर 7 के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या सूचना हमको नहीं मिल सकती। ठीक है, जो कि पिछले बार 8 नंबर में पूछा गया था, और धारा नंबर भी जो है वो 8 और 9 के अंतर्गत बताया गया। तो अब हम वाला पार्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस अधिनियम की धारा नंबर 8 जिसमें बताया गया सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, यानी कौन कौन सी सूचना जो है वो प्रकट नहीं की जाएगी। यानी अगर आप सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करेंगे तो अगर कौन कौन सी सूचना देने से मना किया जा सकता है वो बताया गया धारा नंबर 8 में, और ये पिछले बार के 8 नंबर का क्वेश्चन भी था। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी सूचना जो है इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। पहला है सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक तथा आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यानी कोई ऐसी सूचना जिसके प्रकट हो जाने से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर असर पड़ता हो,
या हमारे वैज्ञानिक या आर्थिक हित पर असर पड़ता हो, या कोई ऐसी सूचना जिससे अगर वो प्रकट हो गई तो हमारे जो विदेशों से व्यवहार बने हैं, विदेशों से जो हमारा संबंध है उस पर कोई द्वेष आ सकता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसी सूचना को नहीं दिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। सेकंड है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी जो जरूरी है वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। क्लियर है। सेकंड है, सूचना जिसके प्रकाशन से न्यायालय की अवमान होता हो, यानी हो सकता है कि न्यायालय ने किसी डिसीजन में ये बताया गया कि ये सूचना जो है इसको प्रकट करना निषिद्ध है। अगर कोई ऐसी सूचना मांगी जाती है इस अधिनियम के अंतर्गत जिसमें न्यायालय ने रोक लगाई है कि ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती, तो ऐसा जो है इस अधिनियम के अंतर्गत वो सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी जिसमें न्यायालय ने रोक लगाई हुई है। थर्ड है, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, यानी कई चीजें ऐसे होती है जिसमें गुप्त रूप से संसद में मीटिंग होती है, गुप्त रूप से विधानसभा में मीटिंग होती है, तो वहां पर कुछ ऐसा मुद्दे पर जब डिस्कस किया जाता है जिसके बाहर आने से कुछ प्रभाव ऐसा पड़ सकता है, दंगे फैल सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे विपरीत प्रभाव पड़े देश में, तो ऐसी चर्चाओं को जो है गुप्त रखा जाता है संसद और विधानमंडल में। तो अगर आप ऐसी सूचना मांग रहे हो कि उस समय में आपने देखा होगा कि जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो भी रोक दिया जाता है अगर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, तो अगर आप ऐसी सूचना मांग रहे हो जिससे संसद या राज्य विधानमंडल को विशेषाधिकार है कि वो सूचना आपको प्रकट या उपलब्ध ना कराए, तो वो ऐसी सूचना मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। थर्ड है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी जिसके प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन ना होता हो, यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी मांग रहे हैं जो उसकी निजी जानकारी है और उसकी निजी जानकारी प्रकट हो गई, तो जो एक मतलब आप बोल सकते हो जो जनता का हित है वो उसमें नहीं छुपा हुआ है, अगर उसकी जानकारी प्रकट होती है तो देश में और उसके लिए भी जो है कुछ नुकसान हो सकता है, तो ऐसी जानकारी भी प्रकट नहीं की जाएगी। व्यक्ति के जीवन व सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा हो जाए वैसी वाली सूचना नहीं दी जाएगी, यानी कोई ऐसी सूचना जिसके प्रकट हो जाने से किसी व्यक्ति की जान माल को हानि हो सकता है, तो ऐसी सूचना आपको इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। अगला है, किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, हो सकता है कि भारत सरकार ने कुछ जो है विदेशों से कुछ सूचना विश्वास के आधार पर प्राप्त की हो कि हम ये किसी और को नहीं बताएंगे, या कुछ कोई भी जानकारी प्राप्त की हो जो वादा किया हो कि हम किसी को नहीं बताएंगे, वैसी सूचना भी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। अगला है, सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने की प्रक्रिया में अड़चन आती हो, यानी कोई ऐसी, मान लीजिए किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो या उसकी जांच पूरी हो गई हो, उसको पकड़ने जा रहे हो और आपने वो सूचना मांग ली जिससे वो जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है, तो ऐसी सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। अगला है, मंत्रिमंडल के कागज पत्र, यानी मंत्रिमंडल ने कोई अपने कुछ डिसीजन लेने के लिए मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में जो है समस्त विषयों पर जो चर्चा हो रही है वो कागज पत्र आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन वो तभी दिए जा सकते हैं जब उसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई हो। ऐसा नहीं कि उस दिन मीटिंग में जो हुआ और अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया आपको वो कागज पत्र दे दिया जाए, वो जब पूरा डिसीजन हो जाएगा उसके बाद ही आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। अगला है, सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता, बौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिससे प्रकट होने से व्यक्ति की प्रौद्योगिकी स्थिति को नुकसान पहुंचता हो, यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है जो भी है वो एक विश्व व्यापार कर रहा है, कुछ ऐसी कंपनी है जिसके बारे में अगर जानकारी, क्योंकि हमारे जो कई सारे नियम बने, गोपनीयता अधिनियम बना हुआ है, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा के लिए भी नियम बने हुए हैं, तो अगर वो जानकारी मांगी गई और उस जानकारी के बाहर आ जाने से उस व्यक्ति का जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो ये कुछ 8 से 9 पॉइंट है जो जानकारी धारा 8 के अंतर्गत हमको प्राप्त नहीं हो सकती। पिछले बार 8 नंबर का क्वेश्चन था जो पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग है वो उसका गठन कैसे होता है और उसके मुख्य रूप से कार्य क्या है, वो वाला पार्ट कवर करते हैं। अब हम इस अधिनियम की धारा नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 धारा को पढ़ने जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो धारा नंबर 12 है वो बताता है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके गठन का प्रावधान जो है धारा नंबर 12 में बताया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग जिसके गठन का प्रावधान जो है वो बताया गया है धारा नंबर 12 में। मुख्य रूप से केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसके अंतर्गत ये बताया गया कि केंद्र सरकार
जो है अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। यानी केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, जो अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। मुख्य रूप से बताया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग में जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जबकि मैक्सिमम 10 जो है वो अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अन्य सूचना आयुक्त 10 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होंगे। यानी जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जबकि मैक्सिमम 10 जो है वो अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। उससे कम हो सकती है संख्या, उससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है? इसके बाद जो है यहां पर कौन मुख्य सूचना आयुक्त होगा, कौन अन्य सूचना आयुक्त होगा, इसका निर्णय करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। एक समिति बनेगी जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री। वो समिति का जो हेड होगा, यानी आप बोल लीजिए अध्यक्ष होगा, वो होगा प्रधानमंत्री। सेकंड, इसके सदस्य में कौन शामिल होंगे? समिति के लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है इसका जो होगा सदस्य होगा। और अन्य सदस्य में जो होगा, यानी एक और सदस्य होगा जो प्रधानमंत्री का अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका एक मंत्री, जिसको प्रधानमंत्री इस समिति में शामिल करना चाहता है, वो इसका सदस्य होगा। यानी जो समिति होगी वो 3 सदस्यीय होगी। एक अध्यक्ष होगा जो कि प्रधानमंत्री है, एक सदस्य होगा जो कि लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और एक अन्य सदस्य होगा जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में से प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। तो टोटल 3 सदस्यीय समिति होगी। ये समिति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के नामों का डिसाइड करेगी और उसकी रिकमेंडेशन भेजेगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को यहां पर नियुक्त कर देगा। क्लियर है? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सिफारिश कौन करेगा? जो ये समिति जिस नाम की सिफारिश करेगी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर आपको एक चीज और याद रखना है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त बनेंगे उनके पास जो है या तो वो विधि के क्षेत्र में यानी कानूनी क्षेत्र में, या साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकार या पत्राचार के क्षेत्र में, या जनसंपर्क के क्षेत्र में उनके पास अच्छी रुचि होनी चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाएगा जो कि विधि के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या आप बोल सकते हैं पत्रकार के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में, या जनसंपर्क के क्षेत्र में उसके पास विशेष अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करेंगे जो ये समिति बनेगी और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो राज्य विधानमंडल का सदस्य या केंद्र संसद का सदस्य या कोई लाभ के पद में है, वो व्यक्ति जो है इस मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकते। क्लियर है? तो ये हो गया मुख्य रूप से धारा नंबर 12, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे वो बताया गया। अगला है धारा नंबर 13, जिसमें यह बताया गया है कि जो ये सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं उनका पदावधि क्या होगा। तो यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त है उनका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, या 65 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो जाए उनका कार्यकाल उतना होगा। चाहे उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए या उनके 65 वर्ष की एज पहले हो जाए, जो भी पहले होगा वो उनका उतना कार्यकाल होगा। और ये अपने पद को ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो वो होगा। मान लीजिए जो यहाँ पर सूचना आयुक्त है वो 2 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट किया और उसके बाद उसको मुख्य सूचना आयुक्त बना दी जाता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, क्योंकि सूचना आयुक्त के रूप में उसने 2 वर्ष पहले ही काम कर लिया है। अब वो जो बचा उसके कार्यकाल का 3 वर्ष है वो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त अगर उसको बना दिया जाए तो 3 वर्ष जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त रह सकते हैं, यानी दोनों मिलाकर भी 5 वर्ष से ज्यादा उसका कार्यकाल नहीं हो सकता। और कोई भी व्यक्ति जो मुख्य सूचना आयुक्त बन जाए या अन्य सूचना आयुक्त बन जाए वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यानी उसकी पुनर्नियुक्ति उस पद में नहीं की जा सकती। क्लियर है? तो ये हो गया मुख्य रूप से इनका कार्यकाल। जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी याद रखना है
कि जो इनकी सेवा शर्तें होती है, यानी इनका वेतन कितना होगा। तो पहले जो इस अधिनियम में जो बताया गया धारा नंबर 13, उसमें बताया गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसका वेतन वही होगा जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसका वेतन जितना होता है वही मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन होगा, ये अधिनियम में बताया गया है। और जो अन्य सूचना आयुक्त है उनके वेतन उतने ही होंगे जितने अन्य निर्वाचन आयुक्त के होते हैं, यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन है वही वेतन होगा अन्य सूचना आयुक्त का भी, ये बताया गया था अधिनियम में। लेकिन 2018 में गवर्नमेंट ने इसमें चेंज कर दिया और ये बोल दिया कि अब इनका वेतन कितना होगा, इनके पद की जो सेवा शर्तें हैं वो क्या होगी, अब ये डिसाइड करने का अधिकार दे दिया गया है केंद्र सरकार को। यानी केंद्र सरकार ने संसद से अपना एक अधिनियम इसमें संशोधन कर दिया और ये बोल दिया कि अब इनके पदावधि क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होगी या इनका वेतन क्या होगा, वो डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। तो अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके अनुरूप उनको वेतन रखना है तो उतना रखेंगे, कम करना चाहे तो केंद्र सरकार कर सकती है। लेकिन पहले अधिनियम के तहत जो था उसको कम नहीं किया जा सकता था। इससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जो इस अधिनियम की जो मेन समस्या अब आ रही है, क्योंकि अब हो सकता है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त, इनको अपने पद पर निष्पक्ष रूप से काम करना रहता है। ठीक है, अगर वो किसी से डर के काम करेंगे तो वो जो सूचना का अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम, वो तो वेस्ट जाएगा। तो क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार उनके पदों की अवधि कम कर सकती, सेवा शर्तें बदल सकती है, वेतन बदल सकती है। यानी जो केंद्र सरकार के से जो सूचना मांग रहे हो, यानी जो व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी विभाग के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम प्रयोग करना चाहता हो, तो जब केंद्रीय सूचना आयुक्त अगर उसके पास सेकंड अपील हो रही है तो ये सूचना उसको देने से रोक भी सकता है। वो कुछ भी धारा के तहत उसको बोल देगा ये सूचना प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रकट करेगा तो केंद्र सरकार उसके सेवा शर्तें बदल सकती है, वेतन कम कर सकती है। तो सीधी सी बात है, जो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे थे वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी जब यह संशोधन किया जा रहा था। यानी आप ये बोल सकते हैं अब यह अधिनियम लगभग डेड होने के करीब आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्पक्षता थी वो खत्म कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला यहाँ पर जो धारा नंबर 14 है, धारा नंबर 14 ये बोलती है कि इनको पद से हटाया जाना, यानी मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को पद से कैसे हटा सकते हैं। पहली बात, अगर ये त्याग पत्र देना चाहे, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को कभी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के खिलाफ उनको दो ऐसी कंडीशन है जिसके आधार पर इनको पद से हटा सकते हैं, वो है साबित कदाचार और एक दूसरा जो है वो असमर्थता। यानी अगर ये इनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है और वो साबित हो जाता है या ये अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में जो है इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उसके पहले जो है इनको जांच करवानी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय जो है वो जांच करेगा कि ये वाकई काम करने में असमर्थ है या इनके खिलाफ कोई कदाचार का केस चल रहा है वो सही है। उच्चतम न्यायालय जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं, जो कि धारा नंबर मुख्य रूप से हमने देखा 14 में बताया गया। क्लियर है? तो इनको पद से हटाने के दो ही आधार है, साबित कदाचार और एक है आपका असमर्थता। तो मुख्य रूप से केंद्रीय सूचना आयोग का काम क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, जब सेकंड अपील होती है तो सेकंड अपील जो है 90 दिन के भीतर करना पड़ता है और 30 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो अपना जो भी वो सूचना मांगी गई है उसके ऊपर अपना निर्णय देता है कि उस सूचना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते और वो अंतिम होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास सेकंड अपील की जा सकती है जब किसी सूचना आपको नहीं मिल रही है, जनसंपर्क अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है तो आप अपील करेंगे प्रथम अपील अधिकारी के पास, वो भी सूचना देने से मना कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं होते तो आप अपील कर सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के पास, अगर वो केंद्र सरकार से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो वहां पर ये सूचना आयुक्त जो है वो सुनवाई करता है और सूचना देने के लिए बोलता है। क्लियर है? तो ये है केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख कार्य। अब हम देखते हैं जो है राज्य सूचना आयोग। अगर हम इसी में आगे बढ़े तो अगला जो है यहां पर वो देख लेते हैं। यहां पर तो अधिनियम की जो धारा नंबर 5 है वो बोलती है, राज्य सूचना आयोग के बारे में बताती है। राज्य सूचना आयोग सेम कॉन्सेप्ट जो केंद्रीय सूचना आयोग का वही राज्य सूचना आयोग का भी कॉन्सेप्ट है। राज्य सूचना आयोग जो है मुख्य रूप से जो है राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके जो है राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी।
ठीक है, वहां केंद्र सरकार करी थी, यहाँ राज्य सरकार कर रही है। यहाँ पर एक मुख्य जो सूचना आयुक्त होगा, जो प्रमुख होगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एक होगा, और मैक्सिमम जो 10 हैं वो अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं राज्य के। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर वो कितने अन्य सूचना आयुक्त रखना चाहती है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा राज्य का, और बाकी जो है अन्य सूचना आयुक्त होंगे अगर नियुक्त करना चाहे तो, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है। अब यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति होगी वो करेगा राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल के पावर तो है, लेकिन राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए एक समिति बनेगी। उस समिति में जो हेड होगा वो होगा राज्य का मुख्यमंत्री, हेड होगा। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो सदस्य होगा, और एक अन्य मंत्री होगा जिसको मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल से इसमें शामिल करना चाहता है। तो 3 सदस्यीय समिति बनेगी जिसका हेड होगा मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता इसका सदस्य बनेगा, और जो मंत्री, एक अन्य मंत्री जो मुख्यमंत्री शामिल करना चाहे वो इस समिति में शामिल होंगे। ये समिति जो है नाम को तय करेगी, उसकी सिफारिश राज्यपाल को करेगी, और राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करेगा जो राज्य के होंगे। क्लियर है। सेम चीज जो मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त होंगे उसकी जो योग्यता के बारे में बताया गया है कि वो विधि, आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, समाज सेवा या पत्रकार, इन सब विषय में उसका या इनमें से कोई एक विषय में उसका विशेष अनुभव होना चाहिए, उसी को ये मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त तो बनाया जा सकता है। क्लियर है। अगर यहां पर बात करें, अगला जो है धारा नंबर 16 बताती है पदावधि के बारे में। पदावधि या उनके जो उनका मुख्य रूप से जो सेवा शर्तें होती हैं, पदावधि ये बताती है सेम जो है 5 साल या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 साल जो एज है। सेम चीज जो हमने केंद्रीय सूचना आयुक्त में पढ़ा, सेम उनका जो है उतना ही कार्यकाल होगा। अगर अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन जाता है तो उसका कार्यकाल दोनों मिलाकर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपने पद के बाद जो है कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, या कोई किसी मंत्री, विधायक या सांसद को, या जो लाभ का पद धारण करता है उसको जो है मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। सेम जो हमने केंद्रीय सूचना आयोग में पढ़ा। अब यहां पर यह बोला गया था जो इनके वेतन व भत्ते होते हैं, तो जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त होगा, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन उतना ही होगा जितना निर्वाचन आयुक्त का होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन उतना ही होगा जितना निर्वाचन आयुक्त का होता है, और अन्य सूचना आयुक्त का वेतन उतना ही होगा जितना मुख्य सचिव का होता है। यानी किसी राज्य के मुख्य सचिव का जितना वेतन होता है वो अन्य सूचना आयुक्त का वेतन होगा, और जो निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है वही जो है मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें भी परिवर्तन कर दिया और बोला कि अब इनके वेतन भत्ते या जो भी है वो डिसाइड करेगी केंद्र सरकार, यानी राज्य के हो या केंद्र के हो, अब सबको डिसाइड करने का अधिकार चला गया केंद्र के पास कि इनका वेतन भत्ते कितना होना है, जिसकी आलोचना हो रही है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर है। तो यहां पर जो है अब धारा नंबर जो है 17 बताती है कि इनके जो मुख्य रूप से ये अपना त्याग पत्र या इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो ये अगर इनको नियुक्त राज्यपाल कर रहा है तो इनको पद से हटाने की पावर भी राज्यपाल के पास होगी। ये शपथ भी राज्यपाल के समक्ष ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 2 ही आधार होते हैं इनको हटाने के, साबित कदाचार और दूसरा जो है असमर्थता। तो उच्चतम न्यायालय जांच करेगी, जांच करने के बाद अगर उच्चतम न्यायालय पाते कि इसके खिलाफ जो केस चल रहा है वो सही चल रहा है तो उच्चतम न्यायालय राज्यपाल को सिफारिश करेगा और राज्यपाल उनको पद से हटा देगा। याद रखिएगा राज्यपाल के पास ही करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं। जैसा हमने पहले का अधिनियम पढ़ा था वहां पे राष्ट्रपति के पास था, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल के पास ही है। यानी राज्य मानवाधिकार अगर उसको अध्यक्ष को हटाना है या सदस्यों को, तो जो वहां पर क्या होता था, उच्चतम न्यायालय अपनी रिपोर्ट देता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनको हटा सकता था। लेकिन सूचना आयुक्त को हटाना है तो उच्चतम न्यायालय अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है, राज्यपाल को ही दे रहा है, और राज्यपाल उनको पद से हटा सकता है। तो ये है धारा नंबर 17 में बताया गया। तो अगर हम बात करें राज्य सूचना आयोग के काम क्या होंगे, तो काम वही है, अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई सूचना जन सूचना अधिकारी नहीं देता या प्रथम अपीली अधिकारी नहीं देता तो हम अपील कर सकते हैं राज्य सूचना आयोग के पास, और राज्य सूचना आयोग जो है उस पर निर्णय लेगा कि उसको सूचना कब देना है। ठीक है। तो 90 दिन के भीतर जो है, प्रथम अपील के बाद 90 दिन के भीतर जो है आप यहाँ अपील कर सकते हो। 30 दिन के भीतर राज्य की सरकार से संबंधित कोई सूचना चाहिए हो या राज्य सरकार की किसी संस्था की सूचना चाहिए हो तो वो राज्य सूचना आयोग प्रोवाइड करवा सकता है। तो अगर हम ये बात करें तो ये है राज्य सूचना आयोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का स्ट्रक्चर बताइए, तो यही स्ट्रक्चर आपको वही बताना है। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है वो आप देख के जाइएगा।
वैसे केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है वो भी देख के जाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें सूचना के अधिकार अधिनियम की सफलता की बात करें तो बहुत सारे केस जो है हमारे सामने जो है, हमारे जो भ्रष्टाचार हुआ था देश में, कई सारी चीजें हमारे सामने आई, प्रकट हुई। जैसे आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के बाद ही सामने आया। कॉमनवेल्थ जो घोटाला जो है दिल्ली सरकार के माध्यम से किया गया था उस समय, उसमें एक्चुअल बात ये थी जो दलितों के लिए जो पैसा फंड में रखा गया था उस फंड का प्रयोग करके कॉमनवेल्थ गेम्स में लगा दिया गया था, वो पैसा जो दलितों के उत्थान के लिए था। तो वहां पर जो है इसका बहुत प्रॉब्लम आया था और जो एक्चुअल जितना राशि बताया गया था कि हमने गेम्स में लगाया है उतना लगाया नहीं गया था। तो ये घोटाला भी हमको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 2G कॉमनवेल्थ घोटाला ये सब हमको सूचना के अधिकार अधिनियम का पॉजिटिव पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम इसके अधिनियम की चुनौतियां देखें तो लोगों में आज भी जागरूकता की कमी है। एक सर्वेक्षण के हिसाब से हमको पता चलता है देश के 15% ही लोगों को पता है कि हम ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है कि वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार के कार्यों या संस्थाओं के माध्यम या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पर यह है कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो हमको सूचना प्राप्त होती है, यहाँ पर एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि देश में जो है 75% लोग जिन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी थी उसके 75% लोग जो सूचना प्राप्त हुई उससे असंतुष्ट थे। यानी जो सूचना यहाँ से प्राप्त हो रही है वो भी असंतुष्ट है उससे। ठीक है, कि वो सूचना छुपाई जा रही है। जो कई चीजें तो ऐसी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम सूचना के लिए मांग करते हैं लेकिन हमको सूचना देते ही नहीं है, वो दबाव हो या कोई भी हो। अब तो वैसे भी आपने चेंजेस देख लिया, केंद्र सरकार डिसाइड कर रही है, तो सीधी सी बात है अब और जो सूचना हमको मिलनी थी वो वैसे ही नहीं मिलने वाली। ठीक है, उसको भी छुपा के या उसको तोड़ फोड़ के आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये भी इस अधिनियम के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। जो सूचना आयोग के अंतर्गत जो सदस्य काम कर रहे हैं उनकी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। स्टाफ की कमी होने के कारण जो सूचना देने का समय होता है वो बहुत लंबा खिंचा जाता है। 30 दिन बोलते हैं लेकिन वो आते आते जो है बहुत दिक्कत हो जाता है और सही समय में सूचना नहीं मिल पाती। तो इन सब चुनौतियों से निपटना पड़ेगा अगर हम इस अधिनियम को और मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, जितना भी अभी तक हुआ है उससे जो उसका रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी आप नहीं बोल सकते। कुछ घोटाले हमारे सामने स्पष्ट रूप से आए, लेकिन इस अधिनियम को सरकार को और मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को अपने अधिकार और तेजी से पता चलेंगे और हमारे देश में भ्रष्टाचार जैसी जो बीमारी है उससे भी लड़ने में हमको सहायता मिलेगी। तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आपको पूछा जाए अगर सूचना के अधिकार अधिनियम की विशेषता क्या है तो हमने जो चीजें पढ़ी है सभी अधिनियम की विशेषता के अंतर्गत आता है। नोट्स में दिया भी हुआ, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम। जितना मैंने बताया उससे बाहर आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अधिनियम में बहुत सारे और पॉइंट भी हैं लेकिन हमारे मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर कुछ एडीओ का पेपर है या फूड इंस्पेक्टर का पेपर है, ये सब में अधिनियम पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो है आपका बेसिक जानकारी आपको अधिनियम की होनी जरूरी है जिसको हमने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।